एस्टेरियास सागर तारा, एस्टेरियास सी स्टार। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले प्राणी समुद्रवासी और अत्यंत सुंदर होते हैं। सागर तारे जैसे रूप समुद्री जगत के प्रतीक बन गए हैं। समुद्र तट पर कार्य करने वालों तथा मनोरंजन हेतु भ्रमण करने वाले व्यक्तियों में ब्रिटिल स्टार, समुद्री अर्चन, सैंड डॉलर्स, समुद्री खीरे और सी लिलिया बहुत आकर्षित करते हैं। ये सागर प्राणी जात का मुख्य भाग होते हैं। इकाइनोडर्मेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैकब क्लीन ने 1734 में इकाइनोइड प्राणियों के लिए किया। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक शब्द है जिसका अभिप्राय जाहक त्वचा वाले लक्षणों से है। इकाइनोस मीन्स हाइजोज, डर्मा मीन्स स्किन और एटास मीन्स कैरेक्टरिस्टिक से है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत ऐसे समुद्रवासी आकर्षक जंतु आते हैं जिनमें पंचभागी अर्य समिति होती है और केल्किरियाई प्लेटों तथा सूलों का बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाता है। सितारा मछलियाँ या सागर तारे जो एक ही केंद्रीय डिश से स्पष्ट रूप से निकलती हुई 5 भुजाओं की उपस्थिति द्वारा अभिलक्षित होती है। इसी संघ के एस्टेरॉयडा वर्ग में रखी गई है। एस्टेरियास, लुइडिया, पेंटासेरास, एस्ट्रोपेक्टन, सोलेस्टर, हेलिएस्टर, एस्टेराइना सभी सागर तारों के सामान्य वंश है। एस्टेरियास की 150 जातियां पाई जाती है जिसमें से एस्टेरियास रूबेंस सबसे सामान्य जाति है। स्वभाव और आवास। सागर तारे स्वतंत्र जीवी समुद्रवासी जंतु होते हैं जो रेतीली मिट्टीदार तली में या चट्टानों अथवा कवचों के ऊपर इधर उधर भ्रमण करते हुए पाए जाते हैं। ये लगभग सभी सागरों में ज्वार चिन्हों से गहरे जल तक पर्याप्त मिलते हैं। कठोर आधा तल पर अपने विशेष प्रकार के चलनकारी पादपों या नाल पौधों द्वारा धीरे धीरे गति करते हैं और आधा तल से चिपके रहते हैं। ये अधिकतर एकल सोलिटरी होते हैं। रात्रिचर जो दिन में निष्क्रिय और रात में सक्रिय रहते हैं। सभी सागर तारे मांसाहारी होते हैं। क्रस्टेशियंस, पॉलिकेट, मोलस्क जंतु इनका मुख्य भोजन होते हैं। इसके अलावा ये अपरदों और प्लैंकटन्स को भी खाते हैं। इनके शरीर से स्रावित श्लेष्मा में जंतु फंस जाते हैं, बाद में पक्षभावों द्वारा मुख में पहुंचा दिए जाते हैं। ये जंतु सामान्य रूप से स्वांगोच्छेदन, ऑटोटॉमी और पुनरुद्भवन रीजनरेशन की अभूत क्षमता प्रदर्शित करते हैं। क्लासिफिकेशन। एस्टेरियास रूबेंस, संघ इकाइनोडर्मेटा, उपसंघ एल्यूथेरोजुआ, क्लास एस्ट्रोइडिया, सब क्लास यूएस्ट्रोइडिया, ऑर्डर फोर्सिपुलेटा, जीनस एस्टेरियास, स्पीशीज रूबेंस। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आकृति यदि हम देखें तो ये स्टार शेप आकृति है। एक सेंट्रल डिस्क, सेंटर में माउथ से निकली हुई 5 भुजाएं, भुजाओं के माउथ के कोनर पर एम्बुलेक्रल ग्लूस पाया जाता है जो 2 फीट की पंक्तियों से घिरा हुआ रहता है। यह ओरल व्यू है, ये इसका वेंट्रल जिसको कहते हैं। ये एबोरल व्यू है जिसको डोर्सल कहते हैं। इसमें एक मेट्रोपोटाइट्स और एनएस देखा जा सकता है, बाकी मार्जिनल स्पाइन्स है। आकृति, परिणाम और रंग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। पंचभागी अर्य समिति जिसकी व्युत्पत्ति द्विपार्श्व समिति वाले लार्वे से होती है। एस्टेरियास के शरीर में एक केंद्रीय डिस्क या बिंब पाई जाती है जिससे निकली हुई 5 लंबी सुंडाकार रश्मि के आकार की भुजाएं पाई जाती है। कुछ वंशों में इन भुजाओं की संख्या 5 से अधिक हो सकती है, जैसे कि सोलेस्टर में इन भुजाओं की संख्या 7 से 14 तक और हेलिस्टर में ये संख्या 40 तक होती है। व्यास में ये 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है। इसमें से बड़े और कुछ छोटी भी हो सकती है। ये भूरी, पीली, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी आभा के साथ विभिन्न प्रकार के रंगों में देखी जा सकती है।
इनका शरीर अत्यंत चपटा होता है। एक और की सतह ओरल सरफेस कहलाती है और उसके विपरीत की सतह एबोरल सरफेस कहलाती है। यह इसकी ओरल सरफेस है और यह इसकी एबोरल सरफेस है। ओरल सरफेस की यदि हम बात करें तो ये शरीर की चपटी निचली सतह है, आधार तल की ओर रहती है। मुख को वेंट्रल सतह कहा जाता है, मुख सतह भी कहते हैं। सेंट्रल डिस्क में एक छिद्र होता है जिसे एक्टिनोस्टोम या मुख कहा जाता है। यह पंचभुजीय छिद्र है जिसके प्रत्येक 5 कोनों से 5 भुजाएं निकली होती है। मुख के चारों ओर कोमल झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरी ओरल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिस्टोम होती है। यह मुख सूलों ओरल स्पाइंस और माउथ पेपिली के 5 समूहों के द्वारा सुरक्षित रहता है। मुख के प्रत्येक कोण से एक अरीय सक्रिय विथिकाच या एम्ब्रोडेक्रल ग्रूव्स प्रारंभ होती है जो अपने सामने की भुजा की निचली सतह की मध्य अर्ध रेखा में भुजा के सिरे तक फैली होती है। प्रत्येक खांच दोनों ओर से गतिरिक्त कैल्केरियाई एम्बुलेक्रल स्पाइंस की 2-2 पंक्तियां पाई जाती है। 2 या 3 पंक्तियां के द्वारा ये सुरक्षित रहती है। ये सूल खांच को ऊपर से बंद कर लेती है। इन सूलों के बाहर की ओर दृढ़ और अचल सूकों की 3 पंक्तियां होती है जो बाहर की ओर सीमांत सूलों की एक श्रेणी बनाती है जो मुख और अपमुख सतहों को पर्दा करती है। प्रत्येक वित्तीय खांच जो होती है उसमें छोटे छोटे नली के आकार के आकुंचनशील उभारों की डबल पंक्तियां पाई जाती है। उभारों की ये पंक्तियां पादाप या नालपाद होती है। नालपाद के सिरों पर चूसक पाए जाते हैं। नालपाद एकानोडर्म के जंतुओं के विशेष अंग है जो प्रचलन करने, भोजन करने, श्वसन करने जैसी क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक भुजा के सिरे पर एक मध्यवर्ती आकुंचनशील खोखरा उभार होता है जिसे टर्मिनल टेंटेकल कहा जाता है। यह स्पर्श गंध की ज्ञानेंद्रियों की भांति कार्य करता है। इसके आधार पर एक चमकीले लाल रंग का प्रकाश संवेदी नेत्रजन आई स्पॉट होता है जिसमें अनेक और सिलाई होता है। इस ओरल सरफेस को देखें तो ये वाला डायग्राम ओरल सरफेस का है। माउथ एक्टिनोस्टोम सामने की ओर ये ग्रूव पाई जाती है। इस ग्रूव को एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। प्रत्येक भुजा में एम्बुलेक्रल ग्रूव के बाहर की ओर यह 2 फीट की 2-2 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां इधर 2 इधर, 2 फीट की पंक्तियां हैं। और आर्म का जो अंतिम पोर्शन आकर के ये टर्मिनल टेंटेकल खुलेगा, ये खास इसकी विशेषता है। अब आ जाते हैं हम इसके एबोरल सरफेस पर। शरीर की ऊपरी या उत्तल पृष्ठ सतह को हम एबोरल सरफेस कहते हैं। इस पर असंख्य छोटे छोटे मूत्रे अचल कैल्केरियाई सूल या गुल्लिकाएं ट्यूबरकल्स होते हैं जो भुजाओं की लंबी अक्षों के समांतर अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। सूलों के चारों ओर बीच बीच में छोटी छोटी चिमटी के समान संरचनाएं पेडिसिलेरियाई पाई जाती है। पेडिसिलेरियाई पकड़ करने वाले अंग होते हैं, शरीर को साफ करने सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ये सूल मुंह की सतह पर भी सूलों के आधारों पर संलग्न या बीच बीच में पाए जाते हैं। मुख और अपमुख दोनों सतह पर अति छोटे उंगली के समान खोखले आकुंचनशील प्रवर्ध भी पाए जाते हैं जिन्हें डर्मल ब्रांचियाई, क्लोम या पेपिली कहते हैं। ये प्रवर्ध अध्यावरण के छोटे छोटे डर्मल पोल्स द्वारा उभरे रहते हैं, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। केंद्रीय वृक्क की अपमुख सतह पर केंद्र के निकट एक छोटा वर्ताकार छिद्र होता है जो एनस कहलाता है। किन्हीं 2 भुजाओं के बीच में इंटररेडियस स्थान पर एक स्पष्ट चपटा वर्ताकार क्षेत्र होता है जिसे मैड्रिपोराइट कहते हैं। मैड्रिपोराइट के पास वाली दोनों भुजाओं को बाइवियम कहते हैं तथा शेष 3 भुजाएं ट्राइवियम कहलाती है। मैड्रिपोराइट एक छलने के समान सी प्लेट्स होती है जिसमें छिद्रदार असंख्य सक्रिय और अरिय नाले होती हैं जिनके छिद्र से शरीर के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम में खुलते हैं। यदि हम देखें तो ये वाली सतह से इसकी एबोरल सरफेस डोर्सल सरफेस कहलाती है। ये डर्मल ब्रांचियाई इनको कहते हैं, छोटे छोटे खूब सारे लगे हुए होते हैं। इसमें एक मैड्रिपोराइट होता है जो आगे चल वाटर वेस्कुलर सिस्टम में खुलेगा। ये दोनों भुजाएं इसकी बाइवियम कहलाएगी, ये 3 भुजाएं ट्राइवियम कहलाएगी। इसी सतह पर एनस पाया जाता है। आपको
और कितने 12 13 14 ऐसे 15 16 17 18 19 20 21 22 40 एस्टीरियस में पाई जाने वाली ग्रंथपात क्रॉस शेप्ड और सीधा, यदि हम संरचना देखें, ये एक ट्यूबरकल या स्पाइंस होता है, ये निकले हुए इसकी सतह पर निकले हुए डर्मल ब्रांच है, ये पेप्यूली होते हैं और ये पेडिसिलियरी। इन पेडिसिलियरी को देखें तो दो प्रकार की होती है, एक क्रॉस प्रकार की और एक स्ट्रेट प्रकार की। क्रॉस प्रकार की पेडिसिलियरी देखें तो इसकी संरचना में ये दो क्रॉस रूप में स्थित दो ब्लेड्स स्थित होती है, दो वाल्व्स पाई जाती है जो एक दूसरे के क्रॉस कैंची की जैसे स्थित होती है। एपिडर्मिस में अंदर की ओर होती है। ये एडेक्टर और एबडक्टर मसल्स से जुड़े होते हैं। नीचे की ओर इसका बेसल पेस होता है और नीचे इसका हैंडल निकल आता है और नीचे क्लोजिंग मसल्स पाई जाती है और कनेक्टेड टिश्यू इलास्टिक लिगामेंट। स्ट्रेट प्रकार में दोनों वाल्व सीधे होते हैं जो एडेक्टर मसल से जुड़ा होता है। एक एबडक्टर मसल्स पाई जाती है जो इसे नीचे बेसल प्लेट से जुड़े रखती है। अब हम देखेंगे इसमें पाई जाने वाले पेडिसिलियरी। सागर तारों की वृंतपद रचनाएं बहुत ही छोटी, श्वेताभ, चमड़े के समान होती हैं। शरीर की दोनों सतहों पर सूलों के साथ साथ पेडिसिलियरी पाई जाती है। ये सवृंत या अवृंत हो सकती है। एस्टेरियास में सवृंत पेडिसिलियरी ही पाई जाती है। इसमें एक छोटा मांसल चलायमान वृंत होता है जिसके ऊपर परस्पर दो जुड़े हुए कैल्केरियाई ब्लेड्स या वाल्व्स होते हैं जो एक तीसरी कैल्केरियाई प्लेट आधार पट्टिका या बेसिलर पीस के साथ जुड़ी होती है। इस प्रकार तीन कैल्केरियाई प्लेटें मिलकर के पेडिसिलियरी को फॉर्सिपुलेट या चिमटी समान संरचना बनाते हैं। दोनों कपाटियों के सम्मुख तल दांतेदार होते हैं। दोनों कपाटियों में एबडक्टर, एक जोड़ी एबडक्टर और दो जोड़ी एडक्टर मसल्स द्वारा खुलते और बंद होते हैं। एस्टेरियस में कपाटियों की स्थिति के अनुसार दो प्रकार के पेडिसिलियरी पाए जाते हैं। पहला स्ट्रेट प्रकार का पेडिसिलियरी जिसमें वृत्तपादों के वाल्व सीधे होते हैं जो परस्पर मिलते समय संपूर्ण लंबाई में मिल जाते हैं, ये स्ट्रेट प्रकार का पेडिसिलियरी। दूसरे प्रकार का क्रॉस टाइप पेडिसिलियरी, ये वाला क्रॉस टाइप पेडिसिलियरी है जिन्हें पड्डों में दोनों वाल्व कैंची की भुजाओं की भांति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सीधी प्रकार के वाल्व अधिकतर डर्मल ब्रेंचाई है, ये डर्मल ब्रेंचाई के बीच बीच में पाए जाते हैं, जबकि क्रॉस प्रकार के वाल्व जो है सूलों के आधार या स्पाइंस के आधार पर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। वृंतपाद सागर तारे की शरीर की सतह पर जमे हुए मलबे, छोटे छोटे जीव जैसे कि लार्वों को पकड़ने और शरीर की सतह से इनको हटाने का कार्य करते हैं। चर्मीय कुलुमों या नालपाद को ढककर श्वसन क्रिया में बाधक होते हैं। कुछ सागर तारों में वृंतपाद शिकार को पकड़ने में भी सहायक होते हैं। सागर तारे में पाए जाने वाले ये क्रॉस प्रकार का पेडिसिलियरी और यह सीधा प्रकार के पेडिसिलियरी का डायग्राम है। ये दो प्लेटें इसमें क्रॉस रूप में स्थित होती है और ये तीसरी प्लेट बेसिलर प्लेट कहलाती है। दोनों प्लेटें स्थित रूप में, तीसरी प्लेट इनके नीचे स्थित होती है। ये सीधा प्रकार का पेडिसिलियरी। बॉडी वाल की बात करें तो एस्टेरियस की शरीरवृत्ति में बाहर की ओर इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है और अंदर नीचे की ओर इसमें डर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। फिर यदि हम पहले एपिडर्मिस को देखें तो शरीर की संपूर्ण सतह पर फैली हुई होती है। इसके शरीर पर पाए जाने वाले सूलों पर ही एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है क्योंकि सूलों के अत्यंत नुकीले स्वभाव के कारण वहाँ से एपिडर्मिस फट जाती है। यह सीलिएटेड स्तंभी कोशिकाओं की बनी होती है। इसी में ग्लैंड सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। ये म्यूकस सेल है, ग्लैंड सेल, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल है और म्यूरिफॉर्म ग्लैंड सेल ये। तो इसमें जो एपिथेलियम है उसमें ग्लैंड सेल्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और श्लेष्मा स्रावन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। ये एक बाहर की और एक श्लेष्मा का स्रावन करती है। इसके अलावा इसमें स्पिंडल शेप्ड, ये स्पिंडल के आकार की नर्व सेल पाई जाती है जो नर्व प्लेक्सस का निर्माण करती है। उपचम के बाहर की ओर पूरी की पूरी एपिडर्मिस जो एक पतली क्यूटिकल के द्वारा ढकी हुई
होती है। अब इसके नीचे वाली भाग जो है डर्मिस कहलाती है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उस बेस मेम्ब्रेन के नीचे की ओर संरचना जो होती है डर्मिस कहलाती है। डर्मिस संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है। इसके बीच बीच में कैल्केरियाई प्लेटें पाई जाती है जिन्हें डर्मल ओसिकल कहा जाता है। इसमें पेरीहीमल साइनस होती है और नीचे की ओर इसमें जो है मसल्स लेयर स्थित होती है। मसल्स लेयर में चिकने पेशी तंतु पाए जाते हैं जिसमें बाहर की ओर सर्कुलर मसल्स और उसके नीचे की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है सीलोमिक एपिथेलियम के ऊपर स्थित रहती है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो अधिक मोटा स्थल बनाती है। ये अपमुख तल पर अधिक विकसित होता है। भुजाओं को मोड़ने और वित्तीय खांचों को खोलने और बंद करने का उत्तरदायित्व जो है मस्कुलेचर का होता है। व्रंतपाद पर विशेष प्रकार की एडक्टर और एबडक्टर मसल्स पाई जाती है। यदि हम इसकी नीचे का वाला पोर्शन है वो पैरेटल पेरिटोनियम का होता है, शरीर को एक आस्तर बनाता है, सीलोमिक एपिथेलियम कहलाता है और पक्षमावित घनाकार उपला कोशिकाओं का बना हुआ होता है। अब बात आ जाती है इसके एंडोस्केलेटन की। एस्टीरियास्ट सामान्यतः सभी इकाइनोडर्मेटों का अंतःकंकाल अनेक कशेरुकी जंतुओं की भांति एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर नहीं होकर यह मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है। ये डर्मिस के द्वारा स्थापित होता है। कैल्केरियाई ओसिकल्स का बना होता है। डर्मिस के बाहर की ओर स्थित होता है। यदि भी ओसिकल्स जो है विविध प्रकार की होती है, तथापि ये सूलों, शलाकाओं, शंकुओं और प्लेटों की निश्चित आकृतियाँ होती है। अस्थिकाएं एक दूसरे से जुड़कर एक सतत संरचना नहीं बल्कि बीच बीच में पेशी और संयोजी ऊतक द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था शरीर को कड़ापन मिलता है, साथ ही गति में भी सुगम होती है। अपमुख तल पर अस्थिकाओं की व्यवस्था अनियमित होती है। मुख तल पर अस्थिकाएं नियमित रूप से व्यवस्थित पाई जाती है। मुख के चारों ओर 4 जो है ओरल ऑसिकल्स होती है। प्रत्येक वितरित खांच के ऊपर एक बड़ी सलाकार रूपी एम्बुलेक्युलर ऑसिकल्स की 2 पंक्तियां पाई जाती है। इन सम्मुख पंक्तियों को अस्थिकाएं उल्टे वी या एक अक्षर की भांति व्यवस्थित करती हैं। वी का शीर्ष एक एम्बुलेक्युलर रिज का निर्माण करता है। शरीर गुहिका से उभरा हुआ रहता है। एम्बुलेक्युलर ऑसिकल्स में स्पाइन्स और ट्यूब्यूल्स का अभाव होता है। प्रत्येक वित्तीय खांच के अंदर और बाहर के किनारों पर एक खांच या अर्धरंध्र हाल्फ पोर होता है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय ऑसिकल्स की प्रत्येक पंक्ति पर वित्तीय रंध्रों एम्बुलर पोर्स की दोहरी पंक्ति बन जाती है। प्रत्येक विधि रंध्र में एक ट्यूबफिट नालपाल निकला रहता है और वित्तीय अस्थिकाओं की प्रत्येक पंक्ति से बाहर की ओर एम्बुलेक्रल ऑसिकल की पंक्ति होती है जिस पर सचल सूक और व्रंतपद स्थित होते हैं। इस पंक्ति में बाहर की ओर अधि और अधो सीमांत ऑसिकल सुप्रा इन्फ्रा मार्जिनल ऑसिकल्स की एक एक पंक्ति पाई जाती है। ये एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स दिखा रखे हैं। एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स के बीच में ये एम्बुलेक्रल पोर्स पाए जाते हैं जिनसे ट्यूबफिट बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। ये वाली संरचना जो है एक पेप्यूले का परिच्छेद है जिसमें कैविटी और पेपुला सीलोमिक एपिथेलियम दिख रही है और उसके बाहर नीचे की ओर ट्यूबिकल, उसके नीचे डर्मल ऑसिकल दिख रहा है, इधर पेरीहीमल साइनेंसिस दिख रहे हैं। पेपुला का परिच्छेद है। शरीर गुहा। सागर तारे की शरीर की गुहा वास्तविक या विस्तृत गुहा होती है, इसे एंटेरोसील कहते हैं। इसका एक बड़ा भाग सेंट्रल बीम या केंद्रीय बीम और भुजाओं में पेरिविस्टल सीनोम की भांति पाया जाता है। शरीर की भित्ति आंतरिक अंगों के बीच बीच सतत या कंटिन्यूस फैली हुई रहती है। ये पक्षमाभित घनाकार उपला कोशिकाओं की बनी हुई सीलोमिक एपिथेलियम से आश्रित रहती है। शरीर भित्ति और आंतरंगों को आश्रित की रहती है। परितरंग गुहा या पेरिविस्टल सीनोम के अलावा इसमें कुछ अन्य सीमित गुह्य अवकाश कक्ष होते हैं जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक्सियल साइनस, पेरीहीमल कैनाल्स, साइनसेस और जेनेटल साइनसेस भी इसमें पाए जाते हैं। गुह्य उपकला जो होती है उसमें एक रंगीन गुह्य तरल या सिनेमिक फ्लूइड का स्राव करती है जो इन अवकाशों में भरा हुआ होता है। सिनेमिक फ्लूइड का संगठन सागर के जल के समान प्रतीत होता है, लेकिन ये कुछ कम एल्कलाइन होता है। इसमें
फैगोसाइटिक अमीबोसाइट्स प्रकार की सिलोमोसाइट्स कोशिकाएं होती है जो प्रगोही उपकला की कोशिकाओं के मुकुलम द्वारा टूट करके पृथक होती है। वास्तविक सुदृढ़ संवहन तंत्र की अनुपस्थिति में सिलोमिक फ्लूइड जो प्रगोही उपकला के कसाबों के क्रिया के द्वारा निरंतर संचालित रहता है, शरीर के विभिन्न भागों के बीच बीच में पदार्थों का परिवहन करता है। आर्नल की पाइलोरिक सिका से भोजन तत्वों को अन्य भागों में ले जाया जाता है। डर्मल ब्रेंचियाई से ऑक्सीजन विभिन्न भागों को ले जाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस उत्सर्जित पदार्थ जो वापस लाए जाते हैं। कुछ प्रगाहणों में श्वसन वर्णक भी होता है और बक्सी प्रगाहणु या फैगोसाइटोसिस जो होती है वो उत्सर्जित और बाहरी पदार्थों को भक्षण करके डर्मल ब्रेंचियाई द्वारा बाहर निकाल देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल, सागर तारे के आहार नाल का चित्र देखें तो ये एलिमेंट्री कैनाल का चित्र है। ये एब ओरल सरफेस का चित्र है, इसलिए यहाँ पर एनस दिखाई दे रहा है। माउथ इसके उस साइड में वेंट्रल साइड में स्थित होता है। इसमें आहार नाल में एक मुख होता है। मुख इसोफेगस में खुलता है और इसोफेगस आमाशय में खुलती है। ये आमाशय वाला भाग है। ये आमाशय का कार्डिक आमाशय, दो भाग होते हैं जो कार्डिक आमाशय पाइलोरिक आमाशय में खुलता है। पाइलोरिक आमाशय जो है फिर किस में खुल जाएगा? पाइलोरिक आमाशय में ये पाइलोरिक सिका आकर के पाचक रस का स्त्रावण करते हैं और ये आमाशय फिर रेक्टम में खुलता है, इंटेस्टाइन में खुलता है, जो इंटेस्टाइन रेक्टम में खुलता है और रेक्टम एनस के द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। मुख्य भाग में इसमें कार्डिक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक और पाइलोरिक सीके दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। अब यदि हम वर्णन को देखें तो एलिमेंट्री कैनाल सागर तारे की सेंट्रल डिस्क में एक पूर्ण पाचन पथ होता है। ये मुख और अपमुख अक्ष के साथ में पाया जाता है। इसी अक्ष के चपटा होने के कारण यह पाचन पथ बहुत छोटा हो गया है। मुख और गुदा के बीच में इसोफेगस आमाशय और आंत तीन भागों में विभाजित किया जाता है। मुख अधर सतह पर स्थित पंचमुखी छिद्र होता है जिसके चारों ओर परिमुख कला या पेरिस्टोम होती है। मुख तल पर केंद्रीय पिंड के केंद्र में स्थित होता है। ये गुलिकाओं के बीच में अंतरार्य समूह या माउथ पेपिली ओरल स्पाइंस के द्वारा संरक्षित रहता है। मुख के चारों ओर शरीर भित्ति की पेशियां मुख छिद्र को खोलने और बंद करने के लिए स्पिन की भांति कार्य करती है। मुख इसोफेगस में खुलता है। ये छोटी और चौड़ी ग्रसिका होती है। ऊपर की ओर बढ़कर ये आमाशय में खुल जाती है। आमाशय केंद्रीय बिंब के अधिकांश भाग में फैला हुआ विस्तृत कोष होता है। ये एक बड़े भाग कार्डिक स्टोमक और एक छोटे भाग पाइलोरिक स्टोमक में विभेदित रहता है। दोनों भाग एक संकीर्णन द्वारा पृथक रहते हैं। कार्डिक स्टोमक की बात करें तो ये जो भुजा है ये वाली ये कार्डिक स्टोमक है। ये लिख रखा लोब्स ऑफ कार्डिक स्टोमक। ये बड़ा कोष होता है। पांचों त्रिज्या में 5 पालियां होती है। इसकी भित्ति पेशियों अत्यंत वल्लित होती है। भोजन करते समय संपूर्ण जठरागम आमाशय मुख द्वारा बाहर की ओर पलट दिया जाता है। ऐसा शरीर की पेशियों के संकुचन और इसके शरीर में पाए जाने वाले सिलोमिक फ्लूइड के दबाव के कारण होता है। आमाशय बाहर पड़ने के पश्चात इसको वापस भीतर लेना 5 जोड़ी जो है रिटेक्टर मसल्स के द्वारा होता है। ये पांचों भुजाओं की वितिकंटकों के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये आकुंचक पेशियां रिट्रैक्टर मसल्स संयोजी ऊतक पेशी तंतुओं की बनी होती है। आंतरिक योजनाओं की भांति कार्य करती है। इन्हें मिजेंट्रीज या गैस्ट्रिक लिगामेंट्स भी कहा जाता है। ये जठरागम आवाज से ग्रंथिल होता है और श्लेष्मा का स्त्राव करता है। पाइलोरिक स्टोमक, ये वाला जो पूरा का पूरा स्टोमक हमें दिखाई दे रहा है ये पाइलोरिक स्टोमक है। पाइलोरिक स्टोमक जो होता है ये छोटा चपटा पंचभुजाकार कोष होता है। ये एबोरल सरफेस पर इंटेस्टाइन में खुलता है। 5 कोणों की त्रिज्या के साथ इसमें से पाइलोरिक सिका या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आने वाली वाहिनी खुलती है जिसे पाइलोरिक डक्ट कहते हैं।
सीका या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके बाद सागर तारे की जो प्रत्येक भुजा होती है उसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक सीका एक डक्ट्यूल के माध्यम से कॉमन डक्ट में खुलते हैं। दोनों कॉमन डक्ट मिल करके पाइलोरिक डक्ट का निर्माण करती है और पाइलोरिक डक्ट जो है पाइलोरिक स्टोमक में आकर के खुलती है। तो यहाँ पाइलोरिक डक्ट के बारे में कहा जाता है कि एक जोड़ी पाचक ग्रंथियाँ पाइलोरिक सीकी होती है जो कि भुजा के सिरे तक फैली होती है। प्रत्येक ग्रंथि से एक जोड़ी अनुदैर्घ्य आंत्रयोजनियों द्वारा अपमुख शरीफ वृत्ति से लटकी होती है। प्रत्येक जो है जठर निर्मित अंतराल में एक खोखली अनुदैर्घ्य एक्सिस होती है जिनके दोनों पार्श्वों में छोटी छोटी पार्श्वीय खोखली शाखाओं की दो श्रेणियां निकलती है। प्रत्येक शाखा ब्लेडर के समान एक हरिताभ या भूरे रंग के छोटे छोटे कोष्ठों या पालिकाओं में समाप्त हो जाती है। दोनों जठर निर्गमी अंडनालों की खोखली अक्ष एक सामान्य पाइलोरिक डक्ट में खुलती है जो पाइलोरिक स्टमक में आकर के खुल जाती है। अगर हम पाइलोरिक स्टमक के उपकला स्तर को देखें तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन 4 प्रकार की कोशिकाओं को सबसे पहले सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स, दूसरी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, तीसरी स्टोरेज सेल्स और चौथी करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। सिक्रेटरी सेल्स, म्यूकस सेल्स, स्टोरेज सेल्स और करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो सिक्रेटरी सेल्स होती है वो प्रोटियोलाइटिक, अमाइलोलाइटिक और लाइपोलाइटिक एंजाइमों का स्त्रावण करती है जो क्रम से स्टार्च, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। इसी कारण इसकी तुलना कशेरुकियों के अग्नाशय से की जा सकती है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। स्टोरेज सेल्स जो है लिपिड, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स को एकत्रित करने का कार्य करती है और करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स में लंबे लंबे कसाब होते हैं जो एंजाइमों को अपमुख तल की ओर आमाशय में तथा पचे हुए भोजन को मुख तल की ओर जठर निर्मय अंतराल में प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाता है आंत्र। पाइलोरिक स्टमक एक छोटी सी 5 भुजाओं की नली होती है जो ऊर्ध्वाधर रूप में अपमुख सतह की ओर बढ़ती है और गुदा के द्वारा बाहर खुल जाती है। इसमें 2 या 3 छोटे छोटे शाखादार भूरांग इंटेस्टिनल या रेक्टल सीका खुलते हैं और अंतरारीय स्थानों पर ये निकलती है। आंतरिक नालों में एक भूरा तरल स्राव होता है जो सजी होता है। आंत्र का अंड नालों से पीछे की ओर मलाशय में खुलता है। मलाशय छोटा गोल छिद्र है जो केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह की ओर खुलता है। ये पाइलोरिक स्टोमक खत्म हो गया। उसके बाद में ये इंटेस्टाइन हो गई, ये इंटेस्टिनल सीका हो गए और इंटेस्टिनल सीका के बाद में ये छोटी नलिका आकर के रचना रेक्टम हो गई और रेक्टम ये एनएस के द्वारा एबोरल सरफेस पर बाहर की ओर खुल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब भोजन की विधि। सागर तारा पॉलीफेगस है, कैर्निवोरस है, बहुवंशनीय मांसाहारी जंतु है, स्थानबद्ध होता है, समुद्री तट पर जंतुओं का शिकार करना पसंद करता है। सीपी, ऑयस्टर, कलेम, घोंगे, केकड़े, बार्निकल इन सभी को यह खा जाता है। छोटे छोटे सी अर्चिन्स और जो बाइवाल्व्स होते हैं उनको भी बड़ी चाव से खाता है। सागर तारा बड़े आकर्षक ढंग से भोजन को ग्रहण करता है और पचाता है। शिकार की भुजाओं को नाल पादों के द्वारा पकड़ा जाता है। उपयुक्त स्थिति में शिकार को रोका जाता है। कले में या अन्य जो भी बाइवाल्व्स जंतु होते हैं उसको जिस प्रकार ये खोल कर खाता है ये जानना बहुत ही रोचक विषय है। पहले ये धीरे धीरे क्लेम के ऊपर रेंगता है, फिर उसके ऊपर चारों ओर अपने शरीर का आर्क बनाता है, मेरा बनाता है और अपने नाल पादों के सहायता से दोनों की कवच की कपाटों को इस प्रकार के पकड़ता है, इस प्रकार चिपकता है कि क्लेम का जो अधर सिरा जो होता है वो ठीक इसके मुंह के सामने रहता है। इसके पश्चात ये क्लेम के शक्तिशाली जो अभिवर्तनी पेशियां उसको कसकर बंद कर दोनों कपाटे को अलग अलग करने का प्रयास करता है। इस प्रयास की सहायता के लिए भुजाओं के सिरों पर स्थित नालपाद आधार तल पर चिपके रहते हैं। कपाटे को खोलने का कार्य खिंचाव बनाए रख के करता है और ये खिंचाव तब तक बनाए रखता है जब तक कि बाइवाल्व की अभिवर्तनी पेशियां थक कर ढीली नहीं पड़ जाती, क्योंकि अभिवर्तनी पेशियां लंबे समय तक जो लगातार संकुचन की स्थिति में नहीं रह पाती। सागर तारे की ट्यूब फीट के दबाव के कारण अभिवर्तनी पेशियां खुल जाती है। जो ही कपाटी खुल जाती है सागर ताला जो इसके प्राइवर गुहिका में अपने जो कार्डिक स्टोमक है उसको उलट देता है, जिससे सारे के सारे जठर रस उसके
क्लेम के ऊपर गिर जाते हैं और भोजन को आंशिक रूप से पचा देते हैं, उसको ये अवशोषित कर देता है। पाचन और अवशोषण को यदि हम देखें तो सागर तारे में जब पकड़े हुए शिकार पर जठर आगामी या कार्डिक स्टोमक उलट दिया जाता है तो उसके अंगनालों के स्त्राव भी उसी पर उलट दिए जाते हैं, जिसमें प्रोटीज, अमाइलेज और लाइपेज होते हैं। ये प्रोटीन, स्टार्च और वसा का पाचन कर देते हैं। इस प्रकार पाचन क्रिया जो है बाहरी संपन्न हो जाती है। इसके पश्चात पचे हुए भोज्य पदार्थ को जठरागामी आमाशय की आकुंचन क्रिया द्वारा आहार में वापस लिया जाता है। तो आकुंचन क्रिया में जठर स्नायुओं के संकुचनों के द्वारा होती है। पचे हुए पदार्थ में यदि किसी कारण पर अपचा पदार्थ रह जाता है तो उसका पाचन आमाशय और पाइलोरिक जो सीक हैं उनके द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ अर्ध पचे हुए पदार्थों का कुछ पाचन अंतःकोशिकीय भी होता है। कुछ छोटे छोटे जंतु संपूर्ण के संपूर्ण निगल लिए जाते हैं। उसका पाचन आमाशय और पाइलोरिक अंडालों में हो जाता है। पचा हुआ भोजन मुख्य से पाइलोरिक अंडाल द्वारा अवशोषित हो जाता है, जो सिलोमिक फ्लूइड में चला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किया जाता है। अतिरिक्त भोजन को जठरनालों की जो स्टोरेज सेल्स है उसमें संग्रहित कर दिया जाता है। भोजन का अवशोषण जठर निर्गमी नालों में ही पूरा हो जाने से आंत बहुत छोटी रह जाती है। भोजन का अवशोषण जो है पाइलोरिक स्टोमक के सीकों में पूर्ण हो जाता है, इसलिए आंत बहुत छोटी रह जाती है। आंशिक पचा हुआ भोजन ग्रहण करता है, इसलिए पाचन अवशोषण के पश्चात आहार नाल बहुत कम अपचा पदार्थ रह जाता है। यह मुख्य द्वारा त्याग देता है। फिर भी थोड़ा बहुत पदार्थ होता है, उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सागर तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के पश्चात हमारे पास आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तारा मछली के वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेकल सिस्टम भी कहा जाता है। इकाइनोडर्म जंतुओं में पाई जाने वाला ये एक अद्वितीय प्रकार का तंत्र है जो मुख्यतः गमन क्रिया में सहायक होता है। वास्तव में ये सीलोम का ही रूपांतरित भाग है जो नालों का तंत्र बनाता है, जिसमें समुद्र जल अमीबोइड सेल्स पाई जाती है। समस्त नालों की वृत्तियाँ पेशीय होती है और अंदर से पक्षमाभित उपला द्वारा आश्रित होती है। सागर तारे के जल संवहन तंत्र को यदि हम देखें तो वो मैड्रिपोराइट से स्टार्ट होता है। सबसे पहली संरचना मैड्रिपोराइट है। ये मैड्रिपोराइट का चित्र है जो रिजेज और ग्रूव्स में पाई जाती है। इस मैड्रिपोराइट को डिटेल में देते इस प्रकार। तो मैड्रिपोराइट्स में अनेक जो छिद्र या पोर्स पाए जाते हैं, ये रिजेज और ग्रूव्स में खुलते हैं। ये पोर्स मिलकर के पोर कैनाल का निर्माण करते हैं और पोर कैनाल्स आपस में मिलकर के कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करती है, जो आगे चल कर के एक एम्पुला में खुलती है और एम्पुला आगे चल कर के एक स्टोन कैनाल में खुलता है, जिसमें एक जोड़ी लेमिला पाए जाते हैं। पोर कैनाल, कलेक्टिंग कैनाल, एम्पुला और फिर स्टोन कैनाल का निर्माण होता है, जिसमें रिज पाए जाते हैं। तो मैड्रिपोराइट की सबसे पहले हम बात करें तो मैड्रिपोराइट एक वृत्ताकार छलनी के समान कैल्किलाई प्लेट होती है। केंद्रीय भूमि की एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। दो भुजाओं के इंटर रेडियस पर स्थित होती है। जिन भुजाओं के इंटर रेडियस पर स्थित होती है उसको बाइवियम कहते हैं और शेष तीन भुजाओं को ट्रेवियम कहा जाता है। इस मैड्रिपोराइट पर असंख्य महित विकिरणित खांचे पाई जाती है, जिसमें संख्या 250 छोटे छोटे इसमें पोर या रंध्र होते हैं। प्रत्येक पोर जो होता है वो पोर कैनाल में खुलता है। पोर कैनाल परस्पर मिलकर एक कलेक्टिंग कैनाल में खुलती है और कलेक्टिंग कैनाल नीचे एक एम्पुला में खुलती है और एम्पुला जल करके स्टोन कैनाल का निर्माण करने का कार्य करता है। स्टोन कैनाल यदि हम देखें तो मैड्रिपोराइट कैनाल भी इसको कहा जाता है। ये एस आकार की नली के समान संरचना होती है। ये मैड्रिपोराइट है, ये एस आकार की स्टोन कैनाल है। स्टोन कैनाल जो मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित ये रिंग कैनाल होती है, जो पेंटागोनल रिंग कैनाल कहती है। स्टोन कैनाल पेंटागोनल रिंग कैनाल में आकर के खुलती है। तो इसकी वृत्ति जो होती है, रिंग कैनाल की वृत्ति कैल्किलाई वलयों द्वारा आधारित होती है। इसको स्टोन कैनाल इसमें आकर के खुलती है। इसके आंतरिक स्तर पर लंबी लंबी कोशिकाएं सिलेटेड होती है। ये जल को नाल के अंदर खींचने का कार्य करती है। एक शिशु सागर तारा जब होता है तो उसकी जो स्टोन कैनाल होती है वो सरल प्रकार की होती है, लेकिन जो वयस्क हो जाता है तो स्टोन कैनाल जो है एस आकार की
हो जाती है, इसमें रिज हो जाती है और सर्पिल रूप से कुंडलित दो पटली या दो लेमिलाओं का इसमें विकास हो जाता है। ये पटलित, ये दो लेमिले बन गए इसमें। एक वयस्क तारा मछली में दो लेमिले। स्टोन कैनाल जो है एक्सियल ऑर्गन और एक्सियल साइनस में बंद रहती है। स्टोन कैनाल एक्सियल ऑर्गन और एक्सियल साइनस मिलकर के एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। स्टोन कैनाल आप किस में खुली थी? रिंग कैनाल में खुली थी। रिंग कैनाल जो होती है पेंटागोनल होती है, 5 इसके कोने, ये पेंटागोनल रिंग कैनाल है, 5 कोने पाए जाते हैं रिंग कैनाल में। ये घिसिका के चारों ओर एक वलय बनाती है जो पंचभुज के कोण होते हैं वो आर्य होते हैं। टाइडमेंट्स की रचना है या द्राक्ष गुच्छाम रेसिमोस ग्रंथियां भी इसे कहते हैं। ये छोटे छोटे गोलीय पिटाब या ग्रंथिल कोष होते हैं जो रिंग कैनाल में भीतरी तल पर होते हैं। प्रत्येक स्टोनाल जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ पर अंतर त्रिज्या पर एक टाइडमेंट्स बॉडी नहीं पाई जाती है। यह रिंग कैनाल के अंदर वाली सतह पर ये रेसिमोस ग्रंथियां टाइडमेंट्स बॉडी कहा जाता है पाई जाती है। प्रत्येक कोण से प्रत्येक भुजा पर दो दो टाइडमेंट्स बॉडी पाई जाती है, किंतु जहाँ से स्टोन कैनाल जुड़ी होती है वहाँ पर एक टाइडमेंट्स बॉडी या रेसिमोस ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इस प्रकार रेसिमोस ग्रंथियों की संख्या तारा मछली में 2, 4, 6, 8 और 1 9 होती है। 9 टाइडमेंट संरचना इसमें पाई जाती है। ये पेरिटोनियम से आबद्ध रहती है। संयुजक पेशी तंतुओं का बना हुआ स्टोमा इसमें पाया जाता है। स्टोमा में असंख्य विकिरणित नलिकाएं होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में माइक्रोविलाई के समान प्रवर्त या फ्लैजिलम पाए जाते हैं। टाइडमेंट्स की संरचना का वास्तविक कार्य ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे निस्यंदक युक्तियाँ या फिल्ट्रेशन करने वाली युक्तियाँ की भांति मानते हैं। कुछ एंजाइम बनने वाले रचनाओं की भांति मानते हैं। इसमें कुछ संभवतः फैगोसाइटिक अमीबॉइड सेल्स का निर्माण करती है जो लसिका ग्रंथियों की भांति व्यवहार करते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स जो है बाद में वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भेज दिए जाते हैं। अब इसके बाद आती है पोलियन वेसिकल। पोलियन वेसिकल ये पियर शेप्ड पतली भित्ति वाले संकुचन से ब्लैडर होते हैं जो इंटररेडियस पर स्थित होते हैं, जो रिंग नाल में उसके बाहरी तल पर खुलते हैं। अधिकांश सागर तारों में पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों में इन पोलियन वेसिकल्स की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक अंतर त्रिज्या पर 1 से 4 तक पोलियन वेसिकल्स पाए जाते हैं। इनमें जल संचित रहता है। जल संवहन तंत्र के दबाव को नियमित करने का कार्य करते हैं। एस्टेराइडी और इकाइने एस्टेराइडी में इन पोलियन वेसिकल्स का अभाव होता है, इसलिए इस चित्र में हमें पोलियन वेसिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कैनाल्स की, जिनको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। जो पेंटामेरस रिंग कैनाल है उसकी प्रत्येक त्रिज्या पर एक एक आर्य नाल निकलती है, जो उसकी संगत जो भुजा होती है उस संगत भुजा के अंतिम सिरे तक ये आर्य नाल जाती है। आर्य नाल वित्तीय अस्थिकाओं के नीचे की ओर स्थित होती है। इसके भुजा के शीर्ष पर बढ़कर अंत में टर्मिनल टेंटेकल पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ये है भाई, ये लंबी लंबी ये रेडियल कैनाल। प्रत्येक रेडियल कैनाल से पार्श्व नाले जुड़ी होती है, लेटरल कैनाल। प्रत्येक रेडियल कैनाल जो होती है वो लेटरल कैनाल से जुड़ी होती है। जो लेटरल कैनाल्स होती है वो पोडियल कैनाल्स की 2 सीरीज इसमें पाई जाती है और दोनों श्रेणियों की पार्श्व नालें एकांतरित रूप से लंबी और छोटी होती है। ये इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक छोटी नाल के बाहरी और अंदर के दोनों तलों पर एक एक लंबी नाल और प्रत्येक लंबी नाल के दोनों तलों पर एक एक छोटी नाल दिखाई जाती है। प्रत्येक पार्श्व में इसमें ट्यूबपिट लगा होता है। उसके एक क्षेत्र वाल्व पाई जाती है जो द्रव के उल्टे प्रवाह को रोकती है। ये लेटरल कैनाल, छोटी लेटरल कैनाल, फिर लंबी लेटरल कैनाल, फिर छोटी लेटरल कैनाल, फिर लंबी लेटरल कैनाल। छोटी लेटरल कैनाल के दोनों ओर लंबी लेटरल कैनाल और लंबी लेटरल कैनाल के दोनों ओर छोटी लेटरल कैनाल से दिखाई जाती है। लेटरल कैनाल फिर जाकर के ट्यूब फीट की कैनाल में खुलती है और यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जो द्रव के उल्टे प्रभाव को रखता है। अब आ जाता है हमारी लास्ट वाली संरचना जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं। उसको ट्यूब फीट जो होती है प्रत्येक भुजा में नाल पादों की दोहरी पंक्तियाँ पाई जाती है।
एकांतरित रूप से स्थित लंबी और छोटी नालों की प्रत्येक श्रेणी से यह संबंधित होती है। इस प्रकार दोहरी पंक्ति पाई जाती है। प्रत्येक नाल पार एक पतली भित्ति वाली बंद नली की भांति संरचना होती है। दो आसन एम्बुलेक्रल ओसिकल्स के बीच में स्थित जो छिद्र था, एम्बुलेक्रल पोर जिसको कहा था, उससे ये बाहर की ओर निकलता है। प्रत्येक नालपात के 3 भाग होते हैं। एक एम्बुलेक्रल ओसिका के ऊपर स्थित प्रगुआ में उभरती हुई गोलाकार कोष के समान तुम्बिका इसमें पाई जाती है। दूसरा, तुम्बिका खांच से नीचे की ओर फैला हुआ नली के आकार का पोडियम होता है। और तीसरा, पोडियम के नीचे वाले भाग पर शक्कर पाया जाता है। तो नालगबल की भित्ति में अनुदैर्घ्य पेशियाँ होती है। अतिरिक्त तुम्बिकाओं की भित्ति में वृत्ताकार पेशियाँ होती है और पादुमाओं की भित्ति में अप्रत्यास्थ ऊतक के वलय का निर्माण करने का कार्य करती है। जल संवहन तंत्र का सबसे विचित्र और रोचक कार्य है द्रव चालित दबाव विधि के द्वारा इधर उधर गमन करने में सहायता करना। नाल पादों की पतली भित्तियाँ संसद क्रिया में गैसों का विनिमय करने का कार्य भी करती है। शरीर को आधार तल पर स्थिर रखने, भोजन को पकड़े रखने और रोके रखने में भी नालपात सहायक होते हैं। तो नालपात की लास्ट वाली हमने संरचना देख ली। ये वाला भाग इसका पोडियम कहलाता है, ये ट्यूब कहलाता है, ये पोडियल शक्कर कहलाता है। इसको इस वाले डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। ये ट्यूब फिट का जो ऊपर वाला भाग एम्प्यूला कहलाता है, ये नली कहलाता है और नीचे वाला शक्कर कहलाता है। अब बात आती है प्रचलन की। प्रचलन वाटर वेस्कुलर सिस्टम की सहायता से होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है। एम्बुलिक्रल ओसिकल के बीच में स्थित एम्बुलिक्रल पोल्स के से जो है ट्यूब फिट बाहर निकलता है। पक्षमाभू की क्रिया के द्वारा जल जो है मेड्रिपोराइट से प्रवेश करता है, नाल पादों में जाता है, ट्यूब फिट में आता है और नाल पादों की कदम कदम चलने की क्रिया द्वारा इसकी सतही की गति में सहायक होता है। नालपात के आधार तल पर एकांतरित रूप से चिपकते और मुक्त होते रहते हैं। इन गति की जो इच्छित दिशा उसमें 1 या 2 भुजाएं आधार तल से ऊपर उठाई जाती है। साथ ही इन भुजाओं के नालपातों की तुम्बिका भी अपनी वृत्ताकार पेशियों के द्वारा संकुचित होती है। इससे नालपातों में द्रवचालित दाब की वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे होकर आगे की ओर फैल जाते हैं। अपनी चुस्कों की निर्वात क्रिया को आधार तल से दृढ़ता से चिपक जाते हैं। नालपाती के सिरों पर स्थापित होने वाले श्लेष्मा द्वारा यह आसंजन और भी प्रबल हो जाता है। इसके पश्चात पेशीय सक्रियता द्वारा नालपात शरीर को आगे की ओर खींचते हुए ऊर्ध्वाधर स्थिति धारण कर देते हैं। इसके बाद नालपात अपनी अनुदैर्घ्य पेशियों के संकुचन से जल की कुछ मात्रा को अपनी तुम्बिकाओं में वापस लौटा देते हैं और उनमें आधार तल पर चुस्कों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वहाँ से छोड़ देते हैं। प्रजनन करते समय 1 या 2 भुजाएं जो होती है वो मार्गदर्शक भुजाओं की भांति कार्य करती है। समस्त नालपात एक समन्वित ढंग से उसी दिशा में बढ़ जाते हैं, परंतु सभी नालपात एक साथ यूनिफॉर्म रूप से कार्य नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप सागर जो तारा होता है वो 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट की चाल से धीरे धीरे बढ़ता है। सागर तारा अपने नालपातों के संयुक्त प्रयास द्वारा चट्टान के ऊपर भी चढ़ सकता है। संयोगवश यदि कोई सागर तारा उल्टा हो जाता है तो भुजाओं का फोल्डिंग और एक आर्क बना करके अपनी स्थिति को ठीक कर सकता है। वलन की क्रिया में 1 या 2 भुजाओं को सिरे पर इस प्रकार ऐंठते हैं कि उनके नालपात आधार तल के संपर्क में आ जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण शरीर पलटकर ठीक स्थिति में आ जाता है। मेरा बनाने की क्रिया उल्टा हुआ शरीर अपने भुजाओं के सिरों के बल द्वारा उठाया जाता है और फिर पलट दिया जाता है। अब बात आती है सागर तारे की रुधिर परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पहले हम थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। ये एक डायग्राम है, इसके कुछ रिंग्स कैनाल्स हैं। ये माउथ है, माउथ के चारों ओर ये ओरल हाइपोन्यूरल रिंग साइनस पाई जाती है, जिसमें आउटर और इनर रिंग है। इसमें से रेडियल पेरीहिमल कैनाल्स पाई जाती है, रेडियल हिमल स्टेंट्स जिसमें होता है, और फिर ये क्या है एक्सियल साइनस में एक्सियल ग्लैंड के द्वारा खुलती है जो आगे की तरफ। इसमें गैस्ट्रिक टफ्ट पाए जाते हैं एक जोड़ी, और एक डोर्सल सेर का ऊपर की ओर चल करके जेनाइटल हिमल स्ट्रेंड्स जो करती है। ये एबोरल पेरीहिमल रिंग साइनस बनाती है। एबोरल पेरीहिमल रिंग साइनस जो होती है उसमें एबोरल हिमल रिंग पाई जाती है। इसमें से जेनाइटल स्ट्रेंड्स हिमल स्ट्रेंड्स निकलते हैं जो जेनाइटल साइनसेस में जाकर के खुलते हैं, जागोनेट स्थापित होते हैं। टर्मिनल हेड प्रोसेस एक्सियल ग्लैंड का इसमें देखा जा सकता है। ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इकाइनोड जंतुओं में वास्तविक सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है, लेकिन सागर तारे में जो पेरीहिमल सिस्टम होता है उसके अंदर बंद एक रुधिर तंत्र या हिमल सिस्टम के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। रुधिर तंत्र या हिमल सिस्टम सागर तारे में
अत्यंत रिड्यूस हिमल सिस्टम पाया जाता है और इसमें सिलोमिक पुलेट से भरे हुए और परस्पर जुड़े हुए कोटर और नालों का बना हुआ होता है। इसमें प्रगुही कोशिकाएं पाई जाती है। कोटरों में उपकला अस्त्र का अभाव होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में पाई जाने वाली जो सीलोम्स होते हैं, हीमोसीलोम से ये मिलती जुलती है। जो प्रमुख रुधिर कोटर हैं, सबसे पहला इसमें ओरल हीमल रिंग, ये नीचे वाली जो है रिंग है ओरल हीमल रिंग कहलाती है। ये ओरल हीमल रिंग है, वृत्ताकार होती है, रुधिर कोटर है, मुख्य चारों ओर पाया जाता है, जल संबंध तंत्र के वलय नाल के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। दूसरी रहते हैं रेडियल हीमल साइनसेस और स्टेंट्स, इसमें से निकले हुए रेडियल हीमल साइनसेस ये मुख्य रुधिर वलय से अरीय रूप से निकलते हैं। प्रत्येक भुजा में एक एक कोटर या रज्जु जल परिसंचरण तंत्र के अरीय नाल के ठीक नीचे एमुलेक्रल खांच के फर्श के साथ साथ फैले रहते हैं। इससे नाल पौधों की छोटी छोटी शाखाएं जाती है। इसके बाद आ जाती है एक्सियल ग्लैंड। ये वाला पोर्शन एक्सियल ग्लैंड का है जो एक्सियल साइनस में स्थित होती है। तो एक्सियल ग्लैंड जो है रुधिर तंत्र का प्रमुख भाग होती है। इसको हार्ट कहा जाता है, इसी को ब्राउन ग्लैंड भी कहते हैं। यह पूरी रुधिर तंत्र का अक्षीय कोटर के अंदर बंद रहती है, परस्पर जुड़े यानी छोटे छोटे अवकाशों की बनी होती है। इनका अवकाशों में तरल पदार्थ भरा होता है। इनमें अब अमीबोइड सिलोमोसाइट सेल्स होती है। इन कोशिकाओं में भूरे रंग का वर्णन होता है। अक्षीय ग्रंथि अपने मुख्य और अपमुख सिरों द्वारा मुख्य और अपमुख रुधिर कोटरों से जुड़ी रहती है। अपमुख सिरे पर एक सिर प्रवर्त हेड प्रोसेस निकला होता है जो स्टोन कैनाल के साथ बढ़ करके एक डोर्सल सेक में बंद हो जाता है। यह हेड प्रोसेस जो स्टोन कैनाल के साथ में बंद हो जाएगा, डोर्सल सेक जो है मैड्रिपोराइट के नीचे पाया जाता है। ये कार्डिक आमाशय की भित्ति में स्थित रुधिर कोटरों से जुड़े गैस्ट्रिक टफ्ट भी इसमें से निकलते हैं। अक्षीय ग्रंथि के अपमुख सिरे के निकट खुल जाते हैं। गैस्ट्रिक टफ्ट से ऊपर आमाशय में बचा हुआ भोजन रुधिर में आ जाता है। ये एक जोड़ी गैस्ट्रिक टफ्ट पाए जाते हैं, इसी में बचा हुआ भोजन जो है एक्सियल ग्लैंड्स में इसमें आ जाएगा। अब आ जाती है एबोरल हीमल रिंग। ये एबोरल सरफेस है, तो एबोरल सरफेस में पाई जाने वाली ये रिंग है, ये एबोरल हीमल रिंग कहलाती है। तो एबोरल हीमल रिंग के बारे में लेकर कहा है कि ये पंचभुजाकार वलय होती है, केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह के नीचे पाई जाती है। इससे वलय नाल 5 जोड़ी निकलती है। जेनेटल हीमल स्टेंट्स निकलती है जो गोनेट्स में जाती है। ये जेनेटल हीमल रिंग्स जो जेनेटल साइनसेस के माध्यम से गोनेट्स में जाती है। जेनेटल हीमल स्टेंट्स जो गोनेट्स में जाएगी। कार्य रुधिर तंत्र प्रगुही कोशिकाओं युक्त भोजन पदार्थों के वितरण के लिए एक पथ की भांति कार्य करता है। इसके अंदर रुधिर पथ प्रवाह डोर्सल सेक की सक्रियता के द्वारा निरंतर बनाए रहता है। अक्षीय ग्रंथि जनिक देवांकुर की भांति कार्य करती है। इसमें लिंग कोशिकाएं बनती है। अपमुख रुधिर वलय उसकी शाखाओं द्वारा जनन ग्रंथियों में यह पहुंच जाती है। अब आ जाए पेरीहीमल सिस्टम। इसकी व्युत्पत्ति भी सीलोम से हुई है, प्रगुआ से हुई है। नले के आकार की कोटरों और वेसल्स का बना हुआ तंत्र होता है। जठर रुधिर गुच्छों को छोड़कर रुधिर तंत्र के समस्त कोटरों में बंद रहता है। परिरुधिर कोटरें पक्षमावित घनाकार उपकला के द्वारा आश्रित होती है। मुख्य परिरुधिर कोटरों में सबसे पहला ओरल, पेरीहीमल और हाइपोन्यूरल रिंग साइनस आती है। ये हमने देख लिया। जो पेरीहीमल साइनस थी उसके चारों ओर ये जो संरचना पाई जाती है इसको हाइपोन्यूरल या ओरल रिंग साइनस कहा जाता है। मुख्य रुधिर वलय कोटर को बंद कर देती है। मुख्य रुधिर वलय कोटर इसके अंदर एक पट की भांति फैला रहता है। फिर आ जाती है अरीय या परिरुधिर कोटर या नाले, रेडियल पेरीहीमल साइनसेस और कैनाल, इससे निकलती हुई ये रेडियल पेरीहीमल कैनाल्स आती है। ये प्रत्येक अरीय परिरुधिर कोटर के अंदर अरीय रुधिर डोरी ऊर्ध्वाधर अनुदैर्घ्य पर्दा बनाती है, जिससे अरीय परिरुधिर कोटर दो पार्श्वीय अनुदैर्घ्य कोटरों में विभक्त हो जाता है। फिर आ जाती है एक्सियल साइनसेस। ये कोटर रुधिर तंत्र के एक्सियल ग्लैंड में पाई जाती है। पार्टर वेस्कुलर सिस्टम की स्टोन कैनाल के चारों ओर पाई जाती है। अक्षीय कोटर, एक्सियल ग्लैंड
और स्टोन कैनाल तीनों मिलकर के एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। एक्जीक्यूटर अक्षी ग्रंथि की रचना पृष्ठ प्रद्रवकों द्वारा एक डोर्सल सेक में बनाती है, प्रतितंत्र के नीचे की ओर स्थित होता है। तो ये वाली जो होगी एक्सियल साइनसेस, जो एक्सियल ग्लैंड के चारों ओर से एक्सियल साइनसेस का निर्माण करती है। यह एक्सियल साइनसेस जाकर के ऊपर की ओर जो है एबोरल पेरीहिमल रिंग साइनस में खुलती है। अब आ जाता है एब ओरल पेरीहिमल रिंग साइनस, जो अपमुख रुधिर विलय कोटरों के चारों होती है। फिर जेनेटल पेरीहिमल साइनसेस, ये जेनेटल पेरीहिमल साइनसेस जो होती है ये गोनेड्स की तरफ चलती है, जिसमें गोनेड्स स्थित होती हैं। इनकी संख्या जो है जेनेटल पेरीहिमल साइनस रुधिर डोरियों के चारों ओर पाई जाती है। इसमें मार्जिनल साइनसेस होती है, इनकी संख्या 10 होती है। प्रत्येक भुजा में 2 कोटरें पाई जाती है। प्रत्येक भुजा की दोनों कोटरें सीमा तंत्रिका रुधिर के नीचे दाएं और बाएं ओर स्थित होती है और अपनी भुजाओं की अरीय परिरुधिर कोटरों में खुलती है। लास्ट में पेरीब्रैंकियल साइनस, ये त्वक कलोम में पेबुली के आधारी भागों के चारों ओर मिलकर के इस कोटर का निर्माण करती है। इस प्रकार की 6 प्रकार की कोटरें पेरीहिमल सिस्टम में पाई जाती है। ओरल या पेरीहिमल हाइपो न्यूरल रिंग, नर्व रिंग, फिर रेडियल पेरीहिमल साइनसेस और कैनाल, फिर आती है हमारे पास एक्सियल साइनसेस। एक्सियल साइनसेस के बाद में आती है एबोरल पेरीहिमल रिंग साइनसेस, फिर जेनेटल पेरीहिमल साइनसेस, फिर मार्जिनल साइनसेस और पेरीब्रैंकियल साइनसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया मुख्यतः अपमुख सतह पर स्थित असंख्य डर्मल ब्रेंकियाई पेपिलों के द्वारा होती है। चर्मीय कलूम त्वचा की पतली भित्ति के संकुचन से उद्भव होते हैं। इनकी गुहिका प्रेगुआ में सतत रहती है। समुद्र जल में घुली हुई ऑक्सीजन इन डर्मल ब्रेंकियाओं में विस्तृत होकर अंदर की ओर प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। डर्मल ब्रेंकियाई की बाहरी सतह के सीलिएटेड आस्त्र द्वारा उनके ऊपर गुजरती हुई श्वसन जलधारा उत्पन्न की जाती है और इन कलोमों की गुहिका में स्थित पक्षमार्ग जो है प्रगुह्य तरल को इसमें प्रभावित करती है। पतली भित्ति के कारण नाल पौधों द्वारा भी कुछ गैसों का विनिमय होता है। 1853 में मेयर के अनुसार एस्टेरियस रूबेंस, जिसमें भित्ति खांचे आच्छादित होती है, यह ऑक्सीजन का लगभग 88% उपयोग कम हो जाता है। उत्सर्जन की क्रिया सागर तारे में विशिष्ट उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। अमोनिया, यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। ये उत्सर्जी उत्पाद शरीर के ऊतकों से प्रगुही तरल में विस्तृत हो जाती है। इसको विचरण करते हुए अमीबॉइड प्रगुही कोशिकाओं के द्वारा निगल दिया जाता है। अंत में ये प्रगुही कोशिकाएं चर्मीय कलमों से होकर जंतु के शरीर से बाहर निकल जाती है। इन कोशिकाओं को बाहर निकलने के लिए चर्मीय कलमों के सुरक्षित सिरे संकुचित हो जाते हैं। नाल पादों में विसरण द्वारा कुछ उत्सर्जन क्रिया होती है। जठर निर्गमी अन्ननालों की कोशिकाएं भी उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन करती है। ये पदार्थ गुदा और शरीर से बाहर की ओर त्याग दिए जाते हैं। उत्सर्जी तंत्र का इसमें अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र एक सरल और आदिम प्रकार का तंत्रिका जाल या नर्व नेट के रूप में होता है। नर्व फाइबर्स और गैंग्लियोनेट सेल्स का बना होता है। इसमें विस्तृत नर्व प्लेक्सेस जो आरनाल की भित्ति में स्थित होते हैं को छोड़कर शरीर संपूर्ण शरीर की भित्ति में ये सीमित रहती है। कुछ स्थानों में तंत्रिका ऊतक एकत्रित होकर नर्व कोर्ड्स का निर्माण करता है। एस्टेरियस के तंत्रिका तंत्र में 4 इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है, जो बिंब और भुजाओं के विभिन्न स्तरों पर यह स्थित रहती है। सबसे पहली आभासी बाह्य तंत्रिकीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं सुपरफिशियल एक्टो न्यूरल नर्वस सिस्टम। यह एपिडर्मिस के नीचे की ओर स्थित होता है। इसमें एक सरकम ओरल नर्व रिंग पाई जाती है। इसके अलावा रेडियल नर्व्स 5 अरीय तंत्रिका या रेडियल नर्व्स होती है और एक उबादी चर्मी जालिका या सब एपिडर्मस प्लेक्सस मिलकर के सुपरफिशियल एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। सबसे पहले बात करते हैं सरकम नर्व रिंग, सरकम ओरल। ये पंचभुगार परिमुख की परिधि के चारों होती है। इससे निकलने वाले तंत्रिका तंतु परिमुख और ग्लिस्का में जाते हैं। पंचभुजाकार परिमुख तंत्रिका वलय के प्रत्येक कोण से एक रेडियल नर्व कोर निकलता है, जो अपनी संगत भुजा की एम्बुलेंस खांच में प्रवेश कर जाता है और टर्मिनल टेंटिकल तक पहुंचकर एक सेंसरी कुशन का निर्माण करता है। क्रॉस रूप में ये वी आकार की दिखाई दे सकती है। अरीय तंत्रिकाओं से तंत्रिका तंतु
ट्यूब पेट में और तुम्बिकाओं में जाते हैं। सब एपिडर्मल प्लेक्सस संपूर्ण शरीर की भित्ति में एक सूक्ष्म तंत्रिका जालिका की भांति दिखाई देता है। ये महीन तंत्रिका तंतु और हरी तंत्रिका तंतु से जुड़ा रहता है। इसमें एक जोड़ी जो है एडरेडियल और मार्जिनल नर्व्स निकलती है, जो वृत्ति खांच के दोनों तटों के साथ पूरी लंबाई में फैली रहती है। प्रत्येक नालपात के चूसक में एक रिंग नर्व रिंग बनाती है। आभासी तंत्रिका तंत्र में संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के तंत्र होते हैं। अन्य जंतु के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की भांति उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उसके प्रति समन्वित अनुक्रिया करने का कार्य यह जो है तंत्रिका तंत्र या जो एक्टोन्यूरल सुपरफिशियल नर्वस सिस्टम करता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र की रिंग कहलाती है डीप हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम कहलाती है। ये मुख्य बाह्य तंत्रिका वलय के ठीक ऊपर मुक्त तल पर स्थित होता है। दोहरा परिमुख वलय बनता है। 5 जोड़ी इसमें से तंत्रिका निकलती है, लेगेज तंत्रिका कहलाती है। लेगेज तंत्रिका जो है परिमुख वलय से निकलकर प्रत्येक भुजा में फैल जाती है। लेगेज तंत्रिका का नाम के खोजकर्ता के नाम के आधार पर रखा होता है। प्रत्येक तंत्रिका अधिक तंत्रिकीय कोटर की बाहरी मुख भित्ति में और तंत्रिका उत्तक की एक प्लेट की भांति फैली रहती है और भुजा की पेशियों में इसकी शाखाएं जाती है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और प्रारंभिक रूप से यह मोटर के स्वभाव का होता है। और तीसरा एबोरल या सिलोमिक नर्वस सिस्टम है, जो शरीर भित्ति की प्रगोही उपकला वित्तीय पार्ट के ठीक नीचे ऊपर की ओर स्थित एक पतली तंत्रिका जालिका द्वारा निर्मित होता है। केंद्रीय बिंब में कुछ मोटा होकर एनल नर्व रिंग का निर्माण करता है। इससे प्रत्येक भुजा में तंत्रिका जाती है और अपमुक्त तंत्रिका प्रत्येक भुजा में कई लेटरल नर्व में विभाजित जाती है, जो मार्जिनल नर्व के साथ में जुड़ा रहता है। इस तंत्र की उत्पत्ति भी मध्य चर्म से होती है और यह प्रेरक होता है, मोटर प्रकार का होता है। चौथा विस्टल नर्वस सिस्टम होता है, जो आरनाल की भित्ति में स्थित होता है। आरनाल की भित्ति में एक सूक्ष्म जालिका का निर्माण होता है। आरनाल की भित्ति की तंत्रिका कोशिकाएं या पेशी कोशिकाओं से जुड़ी रहती है और यह अंतर के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके जो नर्वस सिस्टम है 4 प्रकार की रिंग्स पाई जाती है। पहला एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम, दूसरा हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम, तीसरा एबोरल सिलोमिक नर्वस सिस्टम और चौथा होता है विस्टल नर्वस सिस्टम। अब बात आ जाती है ज्ञानेंद्रिय की। ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन तंत्रिका संवेदी कोशिकाएं होती है, उपचर्म में फैली होती है, जो उसका वृंत पादों और सूलों के आधार पर टर्मिनल टेंटिकल्स पर विशेष रूप से तंत्रिका संवेदी सेल्स की जो है अधिकता दी जाती है। ये मेन तंतुओं द्वारा नीचे की ओर स्थित इसके उपाधि चर्मी तंत्रिका जालिका के साथ जुड़ी होती है। यह टेक्टाइल्स होती है या ओलिफैक्टिक स्पर्श संवेदी और घ्राण संवेदी 2 प्रकार की हो सकती है। पहली प्रकार की जो होती है वो नालपादों में तथा दूसरी प्रकार की जो होती है वो मुख के चारों ओर अधिकता में पाई जाती है। ये पिगमेंट सेल ऑप्टिक क्वेश्चन का निर्माण करता है। ऑप्टिक क्वेश्चन को यदि हम नेत्र को देखें तो सागर तारे में 5 चमकीले नेत्र पाए जाते हैं, लाल रंग के होते हैं। पांचों भुजाओं के सिर पर टर्मिनल टेंटिकल के आधार पर स्थित होते हैं। प्रत्येक नेत्र का निर्माण एक अरीय तंत्रिका रज्जु के फूल कर विशेष प्रकार की संवेदी गद्दी बनाने से होता है। टर्मिनल टेंटिकल के आधार पर उपाधि चर्मी तंत्रिका जालिका से तंत्रिका परत के मोटा हो जाने के कारण इसका निर्माण होता है। इसे ऑप्टिक ट्यूशन कहते हैं। लाल रंग के नेत्र के रूप में यह प्रकट होता है। फोटो रिसेप्टर या नेत्रकों का बना होता है। नेत्रक जो है प्याले के आकार की अधिचर्म की एक पॉकेट होती है, जिसमें पारदर्शी जिलेटिनस उत्तक पदार्थ भरा रहता है। ऊपर से क्यूटिकल के आवृत होता है। इसके नीचे पारदर्शी लेंस होता है, जिसकी रचना ऊपर चर्म होती है। इसकी भित्ति में वर्ण कोशिका और रेटिनल सेल्स पाई जाती है। वर्ण कोशिकाओं में लाल रंग की कणिकाएं भरी होती है, इसलिए रेटिनी कोशिका जो होती है अंदर का सिरा अंत्यस अपवर्तनीय और बल्ब के समान होता है। नेत्र गर्त की गुहिका में उभरा रहता है। बाहरी किनारे पर मई तंत्रिका से तंतु निकलता है, जो नीचे की ओर हरी तंत्रिका में जुड़ जाता है। नेत्र चिन्ह प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तनों को ज्ञात करने में सहायक होता है। ये देखो तो सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल, उसके नीचे लेंस और ये पूरा का पूरा एक ऑप्टिक पिट है। इसमें जुड़ी हुई कौन कौन सी कोशिकाएं ये देख लीजिए। न्यूक्लियस को सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस द्वारा सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में रेटिनल सेल्स पाई जाती है। इसमें विजुअल रॉड सेल्स लंबे प्रवर्त के द्वारा ऑप्टिक क्वेश्चन में या डिप्रेशन गर्त में निकली हुई होती है। रेटिनल सेल्स, पिगमेंट सेल्स, एपिडर्मल सेल्स और नर्व फाइबर्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यद्यपि एस्टेरियास
यूनिसेक्सुअल होता है, किंतु इसमें लैंगिक ध्रुवता नहीं पाई जाती है। कुछ सागर तारे द्विलिंगी होते हैं। एस्टेराइना गिब्बुसा जो होता है वो प्रोटेएंड्रिक होता है, पुपोर्वी होता है। प्रत्येक शिशु अवस्था तक नर बना रहता है, किंतु वयस्क होने पर वो मादा में परिवर्तित हो जाता है। कोपुलेटरी ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड्स, स्पर्म और ओवम का संग्रह करने वाले जितने भी वेसिकल्स या रिजर्वॉयर्स, रिसेप्टेकल्स देते हैं, ये सब इसमें अनुपस्थित होते हैं। डायरेक्ट जनन ग्रंथियां पाई जाती है। 5 जोड़ी जनन ग्रंथियां होती है। प्रत्येक भुजा के आधार पर कार्डिक, सीकम या जठर निर्गम अन्य नालों और ट्यूबफुट की तुम्बिका के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक एक एक जोड़ी स्थित होती है। वृषण और अंडा से आकृति में समान होते हैं, शरीर में समान स्थान पर पाए जाते हैं। वृषण दूसरा होता है, अंडा से गुलाबी से नारंगी रंग का होने के कारण इनके रंगों में विभिन्नता के आधार पर इनको पहचाना जाता है। टीएस चित्र है, यह पाइलोरिक सिक्का और ये ट्यूपिड की भुजा, इन दोनों के बीच में ये गोलाकार गोनेट्स स्थित होते हैं जो टेस्टिस दूसरा है, और ओवरी जो होती है वो कैसी होगी, लाल रंग की होगी, गुलाबी रंग की होगी। जनन ग्रंथियों का विकास समय के अनुसार होता है। इसमें विकास की अलग अलग कोटि के अनुसार इसमें आकार में विविधता पाई जा सकती है। परिपक्व अवस्था में यह पेरिविसल अवकाश के पर्याप्त भाग में फैलकर लंबी भुजाओं के अंदर सिरों तक पहुंच जाती है। प्रत्येक जनन ग्रंथि वास्तव में एक डोरी होती है। जो परिपक्व अवकाश के अंतर्गत सभी भुजाओं के अंदर के सिरों पर फैली होती है। जनन ग्रंथि वास्तव में जननिक डोरों का प्रसारित अंत्यस्थ भाग होती है। लंबाई में बड़ा साकित पुंज होती है। इसमें फॉलिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई पड़ते हैं। परिरुधित तंत्र की जननिक कोटरों के द्वारा आवृत रहती है। प्रारंभिक सिरे पर एक छोटी कोनोडक्स पाई जाती है जो अपमुख सतह पर स्थित एक छोटे कोनोपोर के द्वारा खुलती है। अपमुख सतह एबोरल सरफेस पर गोनोपोर द्वारा खुलती है। ऐसा माना जाता है कि जनन कोशिकाएं और जनन ग्रंथियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक्सेल ग्रंथि में जननिक देहांकुर के अपमुख सिरे से उत्पन्न होती है और जनन ग्रंथियों में यह प्रवास कर जाती है। अब इसका जीवन वृत्त और परिवर्तन। बसंत ऋतु में जनन क्रिया होती है। प्रभवक अंडाणु और शुक्राणु समुद्र में त्याग दिए जाते हैं, जहाँ पर इसका निषेचन जल में होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सागर तारे बहुत ही प्रोलिफिक होते हैं। मादा प्रति घंटा 12.5 लाख अंडे देती है। जनन काल में 2 अरब तक अंडे देती है। नर जंतु इससे भी दुगुनी संख्या में, इससे भी कई गुना संख्या में शुक्राणु को उत्पन्न करता है। अंडा और शुक्राणु संपर्क में आता है तो सबसे पहला शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसका कसाब बाहर रह जाता है। इस प्रकार अंडे और शुक्राणु के केंद्रों के मिलने के कारण जाइगोट का निर्माण हो जाता है और जाइगोट के चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मिल जाती है। इसके बाद आती है एम्ब्रोजेनी परिवर्तन। इसमें प्रत्येक प्रकार का होता है। परिवर्तन में लार्वा अवस्था सम्मिलित होती है। निषेचित अंडा माइक्रोलिसिटल प्रकार का होता है। योग की बहुत कम मात्रा होती है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है, इक्वल होता है, रेडियल होता है, इनडेटर्मिनेट होता है। इससे कोरखंडों का कोई निश्चित विकास नहीं होता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में जो कोरखंड होने हैं एक दूसरे से पृथक हो जाए तो 2 अलग अलग लार्वाओं में विकसित हो जाते हैं। विदलन के दूसरे दिन से ब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला बन जाता है। प्रारंभिक रूप से गोलाकार खोखला एक स्तरीय होता है, सिलेटेड भ्रूण होता है, स्वतंत्र पूर्व रहता है। इसके पश्चात ये बड़ी गुहिका में आकर के, जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, उसका इसमें निर्माण होता है, जिसमें ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड भरा रहता है। इसके पश्चात ब्लास्टुला में एम्बोलिक इन्वेजिनेशंस होता है। एम्बोलिक इन्वेजिनेशंस के 2 स्तर के प्याले के आकार का गैस्ट्रुला बन जाता है। इसकी दोनों स्तर बाहर के और एक्टोडर्म अंदर के और एंडोडर्म बन जाती है। गैस्ट्रुला में अंतर्वलन होता है। नई गुहिका का निर्माण हो जाता है। एंडोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। आर्केंट्रॉन
या आंत्रबिस्ती से बनती है। ये एक चौड़े छिद्र या ब्लास्टोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। गैस्ट्रल भवन के पश्चात आद्यांत के अंतिम सिरे पर एंडोडर्म की कोरोगुआ की कोशिकाओं में मुकुलन होता है। इन्हीं से मेसेनकाइम बनती है और विकासशील आद्यांत्र से पार्श्व पाकेटों की बनती है। पार्श्व पाकेट शीघ्र ही विस्फुट होकर दाहिने और बाएं सीलोमिक पाउचेज में बन जाते हैं। बाद में इन्हीं कोष्ठों से सीलोम का मध्य चर आस्तर और वाटर वेस्कुलर सस्तों का विकास बन जाता है। इस अवस्था में भ्रूण स्वतंत्र प्लवी लार्वा बन जाता है। यदि हम इसको देखें तो ये जो है एडल्ट मेल है, स्पर्म का डिस्चार्ज वाटर में करता है। एडल्ट फीमेल ओवम का डिस्चार्ज करती है। दोनों के संपर्क में आने पर स्पर्म ओवम से जाइगोट बन गया। जाइगोट में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज हुआ तो ठोस बाल बन गई जो मोरुला बन गई। मोरुला में कैविटी बनी, ब्लास्टोसिल बन गई। ब्लास्टोसिल ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड से भरी हुई होती है। इसके नीचे से भाग से एक डिप्रेशन होने लगता है। तो अंदर की ओर ये एंडोडर्म और बाहर की ओर ये एक्टोडर्म से बन जाएगी। इससे सेल्स छूटेगी जो मेसोडर्म का निर्माण करेगी। ये वाला लार्वा अर्ली गैस्ट्रुला कहलाता है। और अर्ली गैस्ट्रुला के पश्चात जो अंदर की ओर एम्बोलिक इन्वेजिनेशन बनाता है उसमें 2 सीलोमिक पाउचेज का निर्माण हो जाता है और सीलोमिक पाउचेज से जो स्प्लिटिंग सेल्स होते हैं उससे मेसोडर्म का निर्माण होता है। तो अब इससे लेट गैस्ट्रुला अवस्था से फिर ये जो पाउचेज बने उसके ऊपर 2 सिलेटेड बैंड बन जाते हैं। एक प्री ओरल सिलेटेड बैंड बनता है, एक पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड बनता है और इसमें घट का विकास हो जाता है। जो ब्लास्टोपोर जो होता है वो तो एनएस का निर्माण कर देता है और एक दूसरा मुख और बन जाता है। इस प्रकार जो अर्ली जो लार्वा बनता है वो डिप्लूरुला या अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा हो जाता है। अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा के जो सिलेटेड बैंड्स हैं वो फिर सिलेटेड बैंड्स जो होते हैं वो प्री ओरल पोस्ट ओरल जो है भुजाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये लेटर बाइपिनेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो लार्वा है वो डिप्लूरुला लार्वा कहलाएगा, अर्ली और लेटर गैस्ट्रुला। और डिप्लूरुला फिर बाइपिनेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम देखते हैं। बाइपिनेरिया फिर किस में हो जाएगा, ब्रैंक्योलेरिया में, और ब्रैंक्योलेरिया फिर स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इस डेवलपमेंट को यदि हम और देखें आगे तो लार्वा अवस्था का परिवर्तन, सागर तारे में परिवर्तन की अवस्था में डिप्लूरुला, बाइपिनेरिया और ब्रैंक्योलेरिया 3 लार्वा अवस्था में पाई जाती है। डिप्लूरुला लार्वा के बारे में हमने देख लिया था, इसलिए मैंने उस को देख लिया है। सभी इकाइनोडर्मेट में पहली जो लार्वा अवस्था होती है वो अर्ली बाइपिनेरिया होती है, लेकिन उस अर्ली बाइपिनेरिया का डेवलपमेंट एक परिकल्पित जो है डिप्लूरुला लार्वा अवस्था से होता है। डिप्लूरुला लार्वा जो होता है वो ऐसा विश्वास किया जाता है कि सभी आधुनिक एकोडर्म जंतुओं की उत्पत्ति डिप्लूरुला के समान पूर्वज से हुई है। इससे प्रारंभिक बाइपिनेरिया बना। एक अंडे के आसार में द्विवासर सम्मित जीव होता है। अग्र मध्य अधर एक्टोडर्म में अंतर्वलन बनता है जिससे स्टोमोडियम बनती है। स्टोमोडियम का आगे का भाग जो है मिलकर के लार्वा का मुख बनाता है। ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। आद्यांत्र में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विभेदित हो जाता है जिसमें इसोफेगस, आमाशय और आंत्र होती है। गैस्ट्रुला में पक्ष्मा डिप्लूरुला में 2 पट्टियाँ बन जाती है जो एक प्री ओरल बैंड्स और एक एडोरल बैंड्स कहलाते हैं। ये लार्वा सक्रिय रूप से कोशिका के सेवालॉइड आइटम्स को खाता है। अभी वो मुखपत्र से पक्ष्माभों द्वारा जलधारा के भोजन कणों का संकलन किया जाता है। लार्वा अपनी परिमुख पक्ष्माभि पट्टी की सहायता से और क्लॉकवाइज रोटेशन करता हुआ यह गति करता है। क्लॉकवाइज रोटेशन के माध्यम से परिओरल बैंड के सीलिया के क्लॉकवाइज रोटेशन से गति करता है डिप्लूरुला। इसके बाद में बाइपिनेरिया लार्वा बनता है। डिप्लूरुला लार्वा का जो सामने के तल पर जो परिओरल लोब थी उसके चारों ओर पक्ष्माओं का एक परिओरल लूप से आवृत हो जाती है। इस प्रकार इसके प्रत्येक पार्श्व में लेटरल लोब्स होते हैं, एक सेंट्रल लोब और 2 लेटरल लोब्स हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से पोस्ट ओरल लूप भी आवृत हो जाता है। पक्ष्माभोग इस प्रकार परिमुख पट्टी के चीरने से पूर्व और पश्चिम मुख पासों की संरचना होती है और इस प्रकार ये बाइपिनेरिया लार्वा बन जाता है जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, स्वतंत्र तैरता है, अनशन करता रहता है और कुछ समय में अगली अवस्था या ब्रैंक्योलेरिया में बदल जाता है। तो प्रीओरल लोब से लेटरल लोब से हो जाते हैं। प्रीओरल लोब ये प्रीओरल सिलेटेड बैंड था। इसमें भुजा बनने के कारण प्रीओरल, ये लेटरल प्रीओरल सिलेटेड बैंड्स, इधर पोस्ट ओरल सिलेटेड बैंड्स
का निर्माण हो जाने से ये बाइपिनेरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। बाइपिनेरिया लार्वा जो है अब आगे चल कर ब्रैंक्युलेरिया लार्वा में परिवर्तित होता है। ब्रैंक्युलेरिया लार्वा की पालियाँ जो होती है वो लंबी और पतली सिलेटेड होती है। इसमें संकुचित संरचना परिवर्तित हो जाती है जिन्हें लार्वल आर्म्स कहा जाता है, जो प्रीओरल पाली से 3 छोर एवं पक्षवाभहीन उपांग निकलते हैं, जो इससे प्रत्येक में एक जो है शक्कर या एडेसिव डिस्क में समाप्त हो जाती हैं। इन उपांगों को ब्रैंक्युलेरियन आर्म्स कहा जाता है। ये फिक्सिंग प्रोसेस के माध्यम से किसी सबस्ट्रेटम से चिपक जाती है। इसे ब्रैंक्युलेरिया लार्वा कहलाता है, जो द्विपार्श्व सममित होता है, सक्रिय रूप से तैरता रहता है, अनशन करता है और धीरे धीरे कायांतर होकर एक छोटे सागर तारे में बदल जाता है। ये देखियो भाई, ये 3 भुजाएं थी ब्रैंक्युलेरिया बाइपिनेरिया लार्वा की। प्रीओरल सिलेटेड बैंड्स में तीनों भुजाएं 3 एडेसिव डिस्क या ब्रैंक्युलेरियन आर्म्स में विभाजित हो जाती है। इससे सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है। उसके दूरस्थ सिरे पर यह टूटकर रूडिमेंट्स और स्टार फिट्स के माध्यम से पृथक हो जाता है। ये ब्रैंक्युलेरिया लार्वा का अटैचमेंट, और ये रूडिमेंट्स ऑफ स्टार फिट्स एक यंग स्टार फिट्स के रूप में निकलता है, जो बाद में परिवर्तित होकर के तारा मछली का निर्माण, एस्टेरियस का निर्माण कर देती है। कायांतरण की बात करें तो लगभग 6 या 7 सप्ताह में ब्रैंक्युलेरिया लार्वा अपने आसंजक प्रवर्तों पर स्थित आसंजक बिंबों की सहायता से किसी ठोस वस्तु से चिपक जाता है। लार्वा के अगले सिरे का निरूपण करते हुए प्रीओरल पाली से आसंजन के लिए एक वृंत की संरचना होती है। यह वृंत धीरे ह्रासित होता हुआ पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है और लार्वा के तो पिछले गोल सिरे से एक व्यस्त शरीर का परिवर्तन हो जाता है। लार्वा मुख गुदा पक्ष में भी पट्टियाँ दृश्य हो जाती है। मुख और नए गुदा का निर्माण हो जाता है, दाईं और दाहिनी ओर हो जाता है। मुख अपमुख इसके चारों ओर 5 जो है रूडिमेंट्स दिखाई देते हैं। इन भुजाओं के अध्यावशों पर कंकाली तत्व बनने लगते हैं। इसके अंदर हरी नाल बन जाती है। लार्वे के दाहिने और बाएं कोषों से व्यस्क जंतु की सामान्य शरीर गुहिका का विकास हो जाता है। इसके बाद प्रत्येक भुजा से 2 जोड़ी उद्वर्ध प्रथम नाल पादों का निर्माण करते हैं, जो चिपकाने का कार्य करते हैं, और जटिल पुनर्संगठनात्मक परिवर्तनों के द्वारा सागर तारे का निर्माण हो जाता है। सागर तारे के शरीर में नवनिर्मित रूडिमेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे मूत्र अवस्था में भुजाओं के निर्माण के साथ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। अब बात आती है, ये रूडिमेंट्स ऑफ द स्टारफिश है, जिससे स्टारफिश बनेगी। सागर तारे में पुनरुद्भवन की बड़ी क्षमता होती है। जब कोई सागर तारा कहीं उलझ जाता है, कहीं भुजा फंस जाती है, तो घायल हो जाता है, तो उस अवस्था में उत्तेजित होकर ये उस भुजा को वहीं त्याग देता है। इस क्रिया को ऑटोटोमी कहा जाता है। भुजा को प्राय चौथी और 5वीं ऑसिकल्स के आधार से हटाया जाता है। पुनरुद्भवन से नई भुजा बन जाती है। ऑटोटोमी जो जंतु की सुरक्षा के लिए साधन का भांति कार्य करती है। पकड़े जाने पर एक या अधिक भुजाओं को त्याग कर भी अपना बचाव करता है। धीरे धीरे इसके पूरे शरीर का वापस निर्माण होता है। टूटे हुए भागों का धीरे धीरे पुनरुद्भवन होता है, जिसके फलस्वरूप विचित्र आकृतियाँ बन जाती है। कभी कभी एक भुजा, एक बीम जिसकी सभी भुजाएं नष्ट हो गई हो, पुनरुद्भवन में भाग लेती है। एस्टेराइना वल्गैरिस की टूटी हुई एक ऐसी भुजा जिसके एक साथ बीम का कुछ भाग लगा हो, एक पूरे जंतु का पुनरुद्भवन हो जाती है। परंतु लिंकिया में इस डिग से वंचित एक भुजा में पूर्ण जंतु पुनरुद्भवित हो जाता है। ऐसे निदर्शन प्रारंभिक भुजा के आधार पर पुनरुद्भवित होती हुई छोटी छोटी भुजाएं देखी जा सकती है। उसको कॉमेट कहा जाता है। एस्टेरियास तारा मछली वास्तव में मछली नहीं है, जिसका डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। एक बार मोटे मोटे तल को रिवाइज करा देता हूँ, सारे डायग्राम्स को। इस डायग्राम को यदि हम देखेंगे तो ये शरीर की भित्ति के ऊपर की एपिथेलियम है, जिस पर डोर्सल ट्यूबरकल लगा हुआ है। डोर्सल ट्यूबरकल, इसके अलावा ये डर्मल ब्रेंच है। ये डर्मल ब्रेंच है कि दोनों तरफ पेरी हीमल साइनसेस पाई जाती है। अंदर की ओर इसमें ये पाइलोरिक सीके देखे जा सकते हैं। शरीर की सतह पर पेडिसिल एरियाई और अंदर की सतह पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल थिकनिंग्स देखिए। मेजेंट्रिक पाइलोरिक सिक्की, मेजेंट्रिस ऑफ पाइलोरिक सिक्का, ये मेजेंट्रिस ऑफ पाइलोरिक सिक्का है। फिर इसमें पेरीविस्टल कैनाल देखी, जिसे सीलोम कहते हैं। अंदर की ओर एंडोडर्मिस होगी, बाहर की ओर ये डर्मिस है। एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस। इसके अंदर की ओर जो पाइलोरिक सिक्का और ट्यूपिड के बीच में गोनेट्स पाए जाते हैं।
गोनेट्स के बाद में यदि हम देखें तो इसमें पोडियम के साथ साथ में जो फुटवेड होता है उसका ये अंदर वाला एम्पुला और एम्पुला के बीच में एक जोड़ी एम्बुलेक्रल ऑसिकल पाए जाते हैं, जो एम्बुलेक्रल मसल्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसके नीचे की ओर रेडियल वाटर कैनाल पाई जाती है, जो लेटरल वाटर कैनाल से जुड़ी होती है। लेटरल वाटर कैनाल ट्यूब फिट की कैनाल से जुड़ी रहती है। इसमें पाए जाने वाले एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स देखा जा सकता है, नीचे की ओर एम्बुलेक्रल स्पाइन्स निकले हुए होते हैं। और इधर देखें तो रेडियल हिमल स्ट्रैंड्स पाया जाता है। रेडियल हिमल स्ट्रैंड्स दोनों के दोनों तरफ लेगेज नर्व्स होती है, जो रेडियल हाइपोन्यूरल सिस्टम होता है, साइनसेस उसके बीच में स्थित होती है। एक सेप्टम इनको डिवाइड करता हुआ देखा जा सकता है। ट्रांसवर्स लोअर एम्बुलेक्रल मसल्स इसमें है, डर्मल स्पेसेस, रेडियल वाटर कैनाल्स और अपर ट्रांसवर्स एम्बुलेक्रल मसल्स के द्वारा ये जुड़ी होती है। सिलोमिक एपिथेलियम टीएस में देखें तो ये नाम इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसी भुजा को ऐसे देखेंगे एक साइड से कट करके तो एक तरफ से ये एपिडर्मिस उस नीचे की ओर डर्मिस, एपिडर्मिस डर्मिस के नीचे के आगे की ओर चलेंगे तो ये इसके गोनेट्स जो एपिडर्मिस के द्वारा बाहर की ओर सतह पे खुलेंगे। और ये अंदर की ओर देखेंगे तो ये वाली सतह जो है इसकी एक्सियल ग्लैंड, एक्सियल ग्लैंड जो है एक्सियल साइनस में बंद रहती है, पूरा एक्सियल साइनस, एक्सियल साइनस के साथ स्टोन कैनाल, तीनों को मिलाकर के एक्सियल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये बाहर की ओर मेट्रिपोराइट से खुली, मेट्रिपोल कैरेट के नीचे की ओर आगे की ओर चलेंगे तो इसमें ये पेरी एबोरल पेंटागोनल हिमल साइनसेस है। और ये इसके एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, कार्डिक स्टोमक है, इधर माउथ है, कार्डिक स्टोमक, फिर पाइलोरिक स्टोमक और फिर ये क्या है, पाइलोरिक सिकम है। पाइलोरिक सिकम के बाद में ये इसका इंटेस्टिनल सिकम इंटेस्टाइन है, फिर रेक्टम है और ये एनस के द्वारा बाहर की ओर खुल गया। आगे की ओर इसी कैनाल में देखेंगे तो ये 5 जोड़ी जेनेटर स्टोलेंट्स जेटरनल पाए जाते हैं। सरफेस के ऊपर पेडिसिलेरिया देखे जा सकते हैं, डर्मल ब्रेंचाई देखे जा सकते हैं और पेरीब्रेंकियल साइनस, इसका ये पेरीब्रेंकियल साइनस है। सिलोमिक एपिथेलियम अंदर की ओर पाई जाती है, ये पेरीविसरल साइनस है, पेरीविसरल कैविटी जिसमें पाइलोरिक सिकम निलंबित है और ये स्पाइन्स है जिसके बीच बीच में ऑसिकल्स पाए जाते हैं। नीचे की ओर ये एम्पुलीज पाए जाते हैं। लास्ट में टर्मिनल टेंटेकल है जिसके नीचे ऑप्टिक्यूशन है, सेंसरी टेंटेकल, ऑप्टिक्यूशन इसमें देखा जा सकता है। ट्यूब फीट को देखते हैं, सेप्टम डिवाइडिंग रेडियल कैनाल, हाइपोन्यूरल रिंग साइनस, रेडियल हिमल स्ट्रैंड्स, रेडियल नर्व कोड, रेडियल वाटर वेसल्स और वाटर रिंग कैनाल, ये वाटर रिंग कैनाल, नर्व रिंग, हिमल रिंग साइनसेस, माउथ और पेरिस्टोम, इधर ऊपर भी ये रिंग, नर्व रिंग, वाटर रिंग कैनाल और पेरीहिमल साइनस और कार्डिक स्टोमक, ये संरचना इसमें देखने को मिलती है। इस प्रकार हमारा स्टेरियास कंप्लीट हुआ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।